तो आज के 3 कौन से मुद्दे हैं जिस पर हम आपसे बात करने वाले हैं, बताते हैं आपको। तेहरान में जनाजा, खाड़ी में मिसाइलें, इस पर हम करेंगे बात, पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। वहीं दूसरा, हर रास्ता बंद, हर तरफ पानी, सिस्टम फिर फेल हुआ, दिल्ली एनसीआर में त्राहिमाम। इसके साथ ही ट्रेन में हनीमून पड़ा भारी, टीटीई की हुई छुट्टी, इनसाइड स्टोरी बताऊंगी आपको। और सबसे पहले बात आज हम करते हैं तेहरान की। लाखों लोगों की भीड़, हर तरफ मातम और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। दुनिया की निगाहें उनके जनाजे पर टिकी हुई थी, लेकिन ठीक उसी वक्त ईरान सरकार ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति को फिर से हिला दिया है। वीडियो उस हाई सिक्योरिटी परिसर का था जहां कभी खामेनेई रहते थे, वही परिसर जिसे ईरान का सत्ता का सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर केंद्र माना जाता था। वीडियो में हर तरफ मलबा, टूटी इमारतें, तबाही दिख रही है। ईरान का दावा है कि इसी परिसर पर अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमला किया था और यहां जनाजे के बीच ही एक और खबर सामने आई जहां अमेरिका ने ईरान पर नई एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जबकि जवाब में ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का भी दावा किया। अब यहीं से सवाल उठा कि क्या खामेनेई का जनाजा पश्चिम एशिया में एक बार फिर बड़े युद्ध की शुरुआत का प्रतीक बन गया? आखिर दोनों देशों के बीच में हालात यहां तक कैसे पहुंच गए? आइए पूरी कहानी विस्तार से आपको समझाते हैं। कहानी क्या, अपडेट करते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले बात उस वीडियो की जिससे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान सरकार ने पहली बार आयतुल्ला अली खामेनेई के आवासीय परिसर बैते रहबरी पर हुए हमले का आधिकारिक वीडियो जारी किया। ये वीडियो उनके अंतिम संस्कार के दौरान सामने आया। इसमें परिसर के कई हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दिए। खास तौर पर यहाँ इमाम खुमैनी हुसैनिया हॉल, जहां पर खामेनेई देश के वरिष्ठ अधिकारियों, नागरिक नेताओं, विदेश के प्रतिनिधियों, आम नागरिकों से भी मुलाकात किया करते थे। बुरी तरह तबाही का मंजर यहां देखने को मिला इस जगह से। ईरान का दावा है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से जब इस परिसर पर हमला किया था, तेहरान के अनुसार करीब 35 मिसाइलें यहां पर दागी गई ताबड़तोड़। इसी में खामेनेई की जान गई। और ईरान ये भी कहता है कि इस हमले में उसके परिवार के कई सदस्य, लगभग 40 वरिष्ठ अधिकारी और 14 महीने की बच्ची की भी जान चली गई। इन दावों के कई पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि कराने की कोशिश की गई, लेकिन हुई नहीं। इससे अपनी संप्रभुता और नेतृत्व पर सबसे बड़ा हमला माना है ईरान ने। अब सवाल उठता है कि बैते रहबरी इतना महत्वपूर्ण क्यों था? ये सिर्फ खामेनेई का घर नहीं था, ये ईरान की सर्वोच्च सत्ता का संचालन केंद्र भी था। बाहर से ये परिसर साधारण सा दिखता था, लेकिन इसके भीतर कार्यालय, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, प्रशासनिक भवन और आवासीय हिस्से और कई बैठक कक्ष मौजूद थे। हजारों कर्मचारी यहाँ काम करते थे और यहीं से देश के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। इसीलिए ये परिसर पर हमला केवल एक इमारत पर हमला नहीं, बल्कि ईरान की सत्ता के प्रतीक पर हमला माना जाता है। देखिए, उधर अमेरिका भी अपने सैन्य अभियान को और तेज कर चुका है। इन सब के बीच में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इससे पहले भी 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले की खबरें सामने आई थी। ये दावा किया था, यानी कि 2 दिन में लगभग 170 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात अमेरिका कह रहा है अली खामेनेई के जनाजे के बीच। अमेरिका के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। एयर डिफेंस सिस्टम और तटीय निगरानी केंद्र या फिर मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट, नौसैनिक अड्डे और यहाँ सैन्य लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बनाया गया। अमेरिकी प्रशासन का ये कहना है कि ये कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है, जो हमले हाल फिलहाल में हुए हैं। लेकिन ईरान ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। देखिए, ईरानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ये कहा है कि कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। ईरान के अनुसार कुवैत में अमेरिकी यहाँ पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली और बहरीन में अमेरिकी ईंधन भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। और वहीं दूसरी ओर इन दावों के प्रभाव और नुकसान को लेकर अलग अलग पक्षों के बयान अलग अलग हैं। ईरान ने जो दावे किए, हालांकि ईरान ने साफ कहा है कि ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों का जवाब है। साथ ही चेतावनी भी दी, अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो पूरे पश्चिम एशिया में मौजूद अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकान भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। यानी कि सब ये जो टकराव है केवल ईरान की सीमा तक सीमित
दिखाई बिल्कुल इस बार नहीं दे रहा है। और इन सब के बीच में ईरान के विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, जिनका बयान भी काफी चर्चा में। उन्होंने ये तक कह दिया है कि ईरान अपमानजनक भाषा का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि कार्रवाई से देता है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिकी हितों या जहाजों को फिर निशाना बना लिया तो उसका जवाब पहले से कहीं अधिक कठोर होगा। दोनों देशों की ये बयानबाजी तनाव को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि इस पूरे संघर्ष की जड़ क्या है। तो अमेरिका का यह कहना है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जो वाणिज्यिक जहाज थे उनको निशाना बना लिया और इसी जवाब में सैन्य कार्रवाई कर दी गई। वहीं ईरान का यह आरोप है कि अमेरिका और इजरायल पहले उसके सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमला कर चुके थे, इसीलिए जवाब देना उसके लिए बड़ा जरूरी था। यानी दोनों पक्ष अपनी कार्रवाई को रक्षात्मक और जवाबी कदम बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का जो सबसे संवेदनशील पहलू है हॉर्मुज स्ट्रेट है। दुनिया की समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी से गुजरता है और यहाँ तनाव अगर एक बार फिर से बढ़ गया तो सोचे समुद्री आवाजाही इससे प्रभावित होगी। इसका असर सीधे केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कच्चे तेल की कीमत, वैश्विक शिपिंग, ऊर्जा आपूर्ति, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और लोग चिंता में हैं। फिलहाल जो हालात है कुल मिलाकर के बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बनाए रखने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान जवाबी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दे रहा है अमेरिका को। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस बात पर अब आकर के टिक गई है क्या दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता चुनेंगे। फिलहाल लगता तो नहीं है। टकराव एक बड़े युद्ध की तरफ फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। खामेनेई का जनाजा अब केवल एक नेता की विदाई तक ईरान के लिए तो नहीं है, बिल्कुल उस दौर की याद भी अब बन गया है जब पश्चिम एशिया में तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया। आने वाले दिन अब ये तय करेंगे कि ये संघर्ष यहीं थमेगा या फिर पूरी दुनिया को एक और बड़े भू राजनीतिक संकट का सामना एक बार फिर से करना पड़ेगा, जो बीते कई महीनों से दुनिया कर रही है। और अब बात करते हैं बाढ़ बारिश की। देखिए, बारिश जो कभी राहत लेकर आती है वही कई बार तबाही की सबसे बड़ी वजह भी बन जाती है। इस समय भारत का लगभग हर हिस्सा मानसून की चपेट में है। उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, देखिए दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल तक भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया। कहीं सड़कें नदी बन गई, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं मकान ढह गए हैं और कहीं हजारों एलपीजी सिलेंडर बाढ़ के पानी में बह गए। सवाल ये कि आखिर इस बार मानसून इतना आक्रामक क्यों दिख रहा है और क्या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त स्थिति देश भर में क्या है, क्योंकि बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। सुबह सुबह नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर समेत 50 शहरों में तेज बारिश। नोएडा की कई सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। गाजियाबाद में तो हालात और भी यहाँ गंभीर नजर आए। करीब 10 फीट सड़क धंस गई। सड़क धंसते ही एक कार और एक बाइक उसमें समा गई। राहत की बात हालांकि ये रही कि बड़ा जानमाल इसमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रही हूँ, नोएडा की मैं बात कर रही हूँ। अब उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहाँ लगातार बारिश पहाड़ों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। उत्तरकाशी यमुनोत्री नेशनल हाईवे और यहाँ कई इलाकों में भूस्खलन हुआ। पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आकर गिरे हैं, जिससे कई हाईवे घंटों तक बंद रहे हैं। वहीं टिहरी जिले के NH 707 ए किनारे एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, ढह गया। प्रशासन ने आसपास के मकानों को भी खाली कराने की तैयारी यहां शुरू कर दी है, क्योंकि अभी भी खतरा यहां टला नहीं है। पहाड़ों पर कमोबेश यही स्थिति हर साल देखने को मिलती है। राजस्थान के अजमेर जिले से किशनगढ़ में भी भारी बारिश देखने को मिली, कहर बरपाते नजर आई। बारिश के बाद एक मकान अचानक यहां भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबे पति पत्नी समेत कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। समय रहते बचाव अभियान शुरू हुई, जिसकी वजह से बड़ी त्रासदी टाली जा सकी, लेकिन घटना बताती है कि लगातार बारिश कमजोर इमारतों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ रायगढ़ से सामने आई तस्वीरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। देखिए, इस नदी में बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि HPCL के LPG एक प्लांट की दीवार टूट गई। इसके बाद हजारों LPG सिलेंडर तेज बहाव में नदी और खाड़ी की तरफ बह गए। ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके अलावा पिंपरी चिचबड़ में कचरे के बड़े बड़े जो ढेर हैं उसमें कई इमारतें बह गई हैं। बहाव की वजह से लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। राहत अभियान यहां भी शुरू है। कई दिनों से यही स्थिति मुंबई में है। राष्ट्रीय राजधानी की बात करें हम, दिल्ली की भारी बारिश से ये भी अछूती नहीं। बुधवार से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक जमकर बरसी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में 24 घंटे के भीतर करीब 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग की बात करें तो
6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नतीजा ये रहा कि इलाकों में जल भराव हो गया, पेड़ गिर रहे हैं, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे सहित कई प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लग गया। अब सोचिए आप क्या नतीजा है। ये तस्वीरें देखिए। सवाल उठने लगे कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पूरा जो शहर है वो बारिश में डूब कैसे जाता है, पैसे जाते कहाँ हैं, इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। इसके अलावा केरल की भी बात कर लेते हैं। मानसून में चिंता यहां बढ़ चुकी है। कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर करीब 100 साल पुरानी घंटाघर इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर करके प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर कैसे तबाही मचाया। देखिए, सौभाग्य की बात यह थी कि मलबे के नीचे कोई इंसान नहीं आया, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। वायनाड में भी देखा आपने, सुरंग निर्माण परियोजना के दौरान भूस्खलन हुआ। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर कई लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मानसून तो अभी आया है, दस्तक दिया है इसने। ये हालत गुजरात की सूरत से भी कमोबेश ऐसी तस्वीर। बारिश लगातार हो रही है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना यहाँ पड़ रहा है। घर, दुकान, व्यावसायिक परिसर सब कुछ पानी में लबालब भरा हुआ है। टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लगी हुई हैं। कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मानसून क्या होता है? हर साल त्राहिमाम है। अगर आसान भाषा में हम आपको बताएं तो केवल बारिश का नाम नहीं है ये, बल्कि उन हवाओं की एक बड़ी मौसमी प्रणाली है। जहां गर्मियों में अप्रैल और मई के दौरान भारत की जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठती है और नीचे कम दबाव यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, और इस खाली जगह को भरने के लिए हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी में ठंडी और नमी से भरी हवाएं भारत की ओर बढ़ जाती हैं, और यही हवाएं मानसून कहलाती हैं और एक साथ बरसती हैं। तो फिर देखिए, इन हवाओं में बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये हवाएं पश्चिमी घाट और हिमालय जैसी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से जब टकराती हैं तो ऊपर उठने लगती हैं, और फिर ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण यहाँ पर जलवाष्प यानी कि पानी की बूंदों में बदल जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। इसी वजह से इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक वर्षा कहा जाता है, और यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों में अक्सर बहुत अधिक बारिश होती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, और फिर नीचे की तरफ जो मैदानी इलाके होते हैं वहां स्थिति देखने को मिलती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मानसून सबसे पहले आखिर केरल क्यों पहुंचता है? तो इसका जवाब इसकी भौगोलिक स्थिति में छुपा हुआ है। देखिए, केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं सबसे पहले इसी तट से टकराती है, इसीलिए हर साल मानसून की आधिकारिक शुरुआत जो होती है वो केरल से मानी जाती है, और इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। लेकिन इस बार लगातार और बहुत ज्यादा बारिश के पीछे सिर्फ मानसूनी हवाएं नहीं है, बल्कि कई मौसम परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं इसमें। जब कम दबाव के क्षेत्र लगातार बनते हैं तो नमी लगातार मिलती रहती है, और मानसूनी ट्रफ लंबे समय तक एक ही इलाके में सक्रिय रहती है। अब एक ही क्षेत्र में कई दिनों तक भारी बारिश होती रहेगी। यही वजह है कि कई राज्यों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, और भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में अभी भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब ऐसे में लोगों को बिना मतलब यात्रा से बचने, नदी नालों के पास न जाने, मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करने और प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। और यही एक आपके पास ऑप्शन भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें आप, क्योंकि लगातार बारिश के चलते भूस्खलन भी वहां पर हो रहा है, लैंडस्लाइड होता है, तो फिर वहां जान भी जाती है। कुल मिलाकर के मानसून भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए यहाँ जीवनदायिनी है, लेकिन जब यही बारिश सामान्य सीमा से अधिक होने लगती है तो ये बड़ी आपदा का रूप ले लेती है। आज देश के कई राज्य इसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, समय पर चेतावनी और नागरिकों की सतर्कता ही नुकसान को कम कर सकती है। सिर्फ तो आने वाले कुछ दिन बेहद अहम है सभी के लिए। पूरे देश की नजर अब मौसम के अगले अपडेट पर टिकी हुई है। हम भी आपको करेंगे अपडेट। क्या आपने कभी ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में किसी 5 स्टार होटल के हनीमून स्वीट की तरह सजते इसे देखा है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो दरअसल करोड़ों लोगों को हैरान कर चुका है। गुलाब की पंखुड़ियां, दिल के आकार की सजावट, रंग बिरंगे गुब्बारे, मोमबत्तियां और पूरा का पूरा केबिन किसी लग्जरी रोमांटिक रूम जैसा नजर आ रहा था। लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो रोमांस की ये कहानी रेलवे के लिए सुरक्षा और नियमों का बड़ा मामला बन गया। टीटी सस्पेंड, डेकोरेटर पर एफआईआर दर्ज, और अब हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या ट्रेन में ऐसा करना कानूनी है? अगर आपने पूरा फर्स्ट एसी कूपे बुक किया है तो क्या आप उसे अपनी मर्जी से सजा सकते हैं? पूरी कहानी और रेलवे के नियम आपको हम आज बताने वाले हैं। देखिए, ये जो मामला है महाराष्ट्र के बल्लार शाह से मुंबई जाने वाली नंदीग्राम एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन नंबर 11002 का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 6 जुलाई 2026 को सफर कर रहे एक कपल ने अपने फर्स्ट एसी कूपे को हनीमून स्वीट की तरह सजाने के लिए ऑनलाइन एक डेकोरेटर बुक किया। डेकोरेटर जालना स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ा और पूरे केबिन को फूलों, गुब्बारों और सजावटी सामान से सजा देता है। सजावट पूरी होने के बाद उसने उसका वीडियो भी बनाया, जो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपने भी देख लिया होगा। वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं
उन्होंने लोगों का ध्यान खींच लिया। कूपे के दरवाजे पर हार्ट शेप की सजावट, अंदर गुलाब की पंखुड़ियों से बना बड़ा दिल और सीट पर सफेद चादर, छत पर लाल और सफेद गुब्बारे और मोमबत्तियों की रोशनी। पूरा नजारा किसी होटल के हनीमून रूम की तरह लग रहा था। शुरुआत में कई लोगों ने इसे खूबसूरत सरप्राइज बताया, लेकिन कुछ ही देर के बाद सवाल उठने लगे कि क्या रेलवे में इस तरीके की सजावट की अनुमति है। तो मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फिर फैल गया। कई लोगों ने रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक को टैग करते हुए पूछ लिया कि क्या ट्रेन में बाहरी व्यक्ति को इस तरीके से घुस करके सजावट करने की इजाजत दी गई है। इसके बाद रेलवे ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और हनीमून फेज एक तरीके से यहीं से खत्म हो गया। देखिए, जांच में सामने आया कि जिस डेकोरेटर ने सजावट की है वो बिना टिकट और बिना किसी आधिकारिक अनुमति के ट्रेन में चढ़ा था। यहीं से पूरे मामले का सबसे बड़ा नियम उल्लंघन माना गया। इसे रेलवे ने इसे सुरक्षा में गंभीर चूक माना और ड्यूटी पर मौजूद मुख्य टिकट निरीक्षक यानी कि टीटीई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। साथ ही डेकोरेटर के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे के नियम कहते क्या हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने मान लीजिए पूरा फर्स्ट क्लास जो एसी कूपे है बुक किया है, तब भी वो रेलवे की संपत्ति आपकी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना अनुमति उसके अंदर मनचाहे बदलाव या सजावट कर सकते हैं, खास करके अगर इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति को आपने बिना अनुमति ट्रेन में प्रवेश आपने करवा दिया है। रेलवे के नियमों के अनुसार बिना वैध अनुमति के किसी कोच में सजावट करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट या फिर बिना अधिकार ट्रेन में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और ऐसे मामलों में 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान भी है। तो इस मामले का दूसरा और सबसे गंभीर पहलू था मोमबत्तियों का इस्तेमाल करना, जिसे लेकर सवाल पूछे गए। रेलवे में किसी भी प्रकार का खुला आग का जो स्रोत होता है या ज्वलनशील सामग्री सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। चलती ट्रेन में मोमबत्ती जलाने से आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है। इस वजह से रेलवे ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करता है। नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में आग जलाता पाया गया, आग लगने का खतरा उससे पैदा हो सकता है, तो उसके खिलाफ 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है इसमें। अब रेलवे का ये कहना है कि ये मामला सिर्फ सजावट तक का नहीं था, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा का भी है। अगर एक व्यक्ति बिना जांच और बिना टिकट ट्रेन में प्रवेश कर सकता है तो ये सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। यही कारण है कि इस मामले में केवल डेकोरेटर ही नहीं बल्कि ड्यूटी पर मौजूद टीटीई की जिम्मेदारी भी तय की गई, उसकी भी जवाबदेही है। अब इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर 2 तरह के राय देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि जब पूरा कूपे बुक था और रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया तो फिर कपल को सजावट की अनुमति मिलनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने ये कहा कि ट्रेन होटल नहीं है, यहाँ हजारों यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और नियम सभी के लिए एक समान होने चाहिए। इस पूरे मामले से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि ट्रेन का फर्स्ट एसी कूपे चाहे आपने पूरी तरह बुक क्यों ना किया हो, लेकिन वो निजी कमरा नहीं है आपका। रेलवे की संपत्ति में किसी भी तरीके की सजावट, बाहरी व्यक्ति की एंट्री या आग से जुड़ी किसी भी गतिविधि के लिए संबंधित नियमों का पालन आपको करना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो अगली बार अगर आप किसी खास मौके, चाहे शादी की सालगिरह हो, आपकी हनीमून हो या जन्मदिन हो, ट्रेन में सरप्राइज प्लान कर रहे हैं अगर आप, तो पहले रेलवे के नियम को आप जरूर जान लें, क्योंकि एक वायरल वीडियो कुछ मिनटों में खुशी का पल आपका कैसे सब कुछ खत्म कर सकती है, कानूनी मुश्किलों में डाल सकती है, वो ये ताज़ा वीडियो उसका उदाहरण है।